वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं ये मूवी, नाम ये रहा आपके सामने। तो कहानी की शुरुआत जयपुरम गांव से होती है। हमें बताया जाता है कि ये गांव कई सारे गांव से घिरा हुआ है। सारे गांव वाले बड़े खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन इस गांव के लोगों को कई सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। कुछ साल पहले गांव में पूरे 3 साल के लिए बारिश ही नहीं हुई, जिससे ना तो लोगों को खाने को कुछ मिल पाया और ना ही पीने को, जिससे कई सारे गांव वालों की जान चली गई। और तब गांव के राजा को उनके गुरु ने बताया कि इस मुसीबत से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही हल है। जैसा कि पृथ्वी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, हमें भी उसके लिए कुछ करना होगा। इसीलिए आज के बाद जो भी इस गांव में कोई मरेगा, उसे गांव के उत्तर की ओर दफनाया जाएगा, ताकि पृथ्वी को खाद मिल सके, जिससे वो उपजाऊ बनेगी और इससे गांव पर आई भी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। लोगों ने इसके खिलाफ दोस्तों काफी सवाल उठाने की कोशिश की कि हम तो पार्थिव शरीर को जलाते हैं, ये नियम तो बरसों से चला आ रहा है, इसे बदलना सही नहीं होगा। लेकिन राजा ने फैसला कर लिया था और उसके फैसले के आगे सभी को हार माननी पड़ जाती है। और राजा का ये फैसला सही साबित भी होता है। जैसे ही लोगों ने ये करना शुरू किया, गांव में बारिश होने लगी, सारी मुसीबतें धीरे धीरे खत्म हो गई। तभी से गांव की ये परंपरा बन गई कि जो भी गांव में मरता, उसको उत्तर की ओर दफनाकर उसकी समाधि बना दी जाती, और ये परंपरा आज तक चलती आ रही है। अब हम उसी गांव का सीन देखते हैं, जहां आज गांव के मुखिया राजू का देहांत हो गया है। सभी उनको दफनाने के काम पे लग जाते हैं। कब्र पर रखने के लिए जो पत्थर लाया गया होता है, वो बड़ा शानदार और खूबसूरत नजर आता है। पर वहीं बैठा गांव का एक अमीर आदमी भीम तुरंत ही कहना शुरू कर देता है कि अरे, हमारे टाइम पर इससे भी अच्छे पत्थर इस्तेमाल किए जाते थे, ये तो फिर भी मामूली है। देखना, मेरी कब्र पर ऐसा पत्थर लगेगा कि पूरा गांव देखता रह जाएगा। पर कोई उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि बस वो अक्सर ताने मारता रहता और कुछ नहीं। जिसके बाद सभी राजू को दफनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन दफनाते समय वो ताबूत पलट जाता है। तभी वहाँ पे चिन्ना नाम का बंदा आता है, तो उसे सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है लोगों को दफनाने का, इसलिए वो सही तरीके से राजू के ताबूत को कब्र में डाल देता है। पंडित जी भी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और फिर सारे अपने अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। अब चिन्ना वहाँ से घर आकर अपनी माँ के साथ खाना खाने लगता है, पर बात करते हुए उसकी माँ को खांसी शुरू हो जाती है। चिन्ना कहता है कि माँ, तू ठीक तो है ना, कहीं अगला नंबर तेरा तो नहीं। और तब उसकी माँ कहती कि बेटा, जाना तो एक दिन सभी को है ना, बस मेरी एक आखिरी इच्छा है, अगर तू उसे पूरी कर देगा तो मैं धन्य हो जाऊंगी। वो ये है कि जब मैं मर जाऊं ना, तो मुझे एक बड़े से पेड़ के नीचे दफन कर देना, मुझे पेड़ की छांव में रहना बहुत ही पसंद है। पर चिन्ना कहता है कि माँ, कैसी बातें कर रही हो, अभी बहुत समय है तेरे पास यार, इसीलिए ऐसा मत बोल। अब सारे के सारे गाँव वाले हॉल में आ जाते हैं, क्योंकि मुखिया तो मारा गया, तो दूसरे मुखिया को सिलेक्ट किया जाएगा ना। और भीम तो मुखिया बनने की पूरी तरह से तैयारी में होता है कि मैं अमीर हूँ, सभी मेरे पक्ष में आएंगे, इसलिए मुखिया मैं ही बनूंगा। पर उसकी टक्कर में बाबू नाम का दूसरा आदमी भी होता है, जो भीम का कट्टर दुश्मन है। उसके पास भी अच्छे खासे पैसे हैं और वो भी मुखिया बनना चाहता है, इसीलिए वो दिखावे के लिए लोगों की मदद करना शुरू कर देता है, ताकि लोग उससे सिलेक्ट करें मुखिया के लिए। लेकिन दोनों की उम्मीदों पर तब पानी फिर जाता है जब ये कहा जाता है कि मुखिया तो सिर्फ मुखिया के परिवार का ही कोई सदस्य बन सकता है, और यही चीज सालों से चली आती जा रही है, इसलिए राजू के परिवार का ही कोई अगला मुखिया बनेगा। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि राजू के परिवार में सिर्फ उसकी पत्नी और बेटी अपूर्वा ही है, जो कि लड़की है, और लड़की को मुखिया बनाते हुए कोई देखना नहीं चाहता। लेकिन फिर भी भीम और बाबू के अरमानों पर पानी फेरते हुए अपूर्वा को मुखिया घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि नियम के अनुसार तो अपूर्वा ही मुखिया बन सकती है। ये देखकर तो भीम और बाबू का मुंह लटका रह जाता है कि हमारा प्लान चौपट हो गया। अब अपूर्वा को जब मुखिया के शपथ के लिए स्टेज पे बुलाया जाता है, तो वो बहुत ज्यादा घबराई होती है, इसीलिए वो शपथ भी उल्टे पुल्टे तरीके से लेने लगती है। तो सारे लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं कि बड़ी आई मुखिया बनने वाली, शपथ तक नहीं ली जा रही इससे, तो गांव का क्या ख्याल रखेगी, लगता है हमारे गांव के बुरे दिन शुरू हो गए। पर यही देखकर भीम और बाबू को दोस्तों एक आइडिया आता है। दोनों थे तो दुश्मन, पर अपूर्वा को हटाने के लिए एक साथ मिल जाते हैं और एक प्लान बनाते हैं कि हर शनिवार को गांव के लोग अपनी जो समस्या है वो मुखिया को बताने आते हैं। तो इस शनिवार को हम अपूर्वा के सामने ऐसी समस्या रखेंगे जिसका समाधान कोई नहीं निकाल पाएगा, जिससे थकार कर अपूर्वा खुद ही मुखिया का पद छोड़ देगी। और फिर शनिवार का दिन आ जाता है। अपूर्वा लोगों की समस्या सुनने के लिए बिल्कुल तैयार होती है। अभी वो डरी भी है, लेकिन राजू ने सारी चीजें उसको पहले से ही सिखा दी थी कि लोगों के सवालों का कैसे जवाब देना है। राजू ने कहा था अपनी बेटी से पहले कि गांव के लोग हमेशा एक ही तरह का सवाल पूछते हैं, जैसे गंदगी, बीमारियां, तो इनसे जुड़े सवालों का क्या जवाब देना है, ये सब राजू ने पहले ही अपूर्वा को बता दिया था। इसीलिए वो हिम्मत करके और अपने पिता की कही बात को बड़े ध्यान में रखते हुए सभी के सवालों का जवाब बहुत अच्छे से देती है। भीम और बाबू दोनों मुश्किल सवाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, और अपूर्वा उनके मुश्किल समस्याओं का समाधान भी देती है। दोनों का ये प्लान भी फेल। पर तब चिन्ना सवाल करता है कि गाँव में लोगों को दफनाने के लिए अब सिर्फ 4 जगह ही बची है, इससे ज्यादा लोगों को हम नहीं दफना पाएंगे, इस समस्या का हल बताइए। अब ये सुनकर अपूर्वा परेशान, क्योंकि
क्योंकि राजू ने उसको इस सवाल का क्या जवाब देना है वो तो बताया ही नहीं था। इसलिए वो कहती है कि मैं 2 दिन में इस परेशानी का हल निकाल कर आप सभी को बता दूंगी। जिसके बाद अपूर्वा घर में बड़ी टेंशन में बैठी होती है कि अब क्या करूंगी। अब गांव में सिर्फ यही बात होती है कि 4 जगह बची है, लोग तो कितने मरते हैं, फिर बाकियों का क्या किया जाएगा, कहाँ दफनाया जाएगा। तो वहीं चिन्ना की माँ की हालत बड़ी खराब हो जाती है, इसीलिए वो उनको डॉक्टर के पास लेके जाता है। चिन्ना की माँ उससे कहती है कि मेरी कही भी बात तो याद है ना तुम्हें, पेड़ के नीचे ही दफनाना मुझे। तो चिन्ना यहाँ अपनी माँ की बात को टालने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उनको नहीं बताना चाहता कि सिर्फ 4 लोगों की जगह बची हुई है। अब इधर अपूर्वा उन सारी जगहों को देख रही होती है कि कहाँ कहाँ लोगों को दफनाया जा सकता है। इसके बाद वो चिन्ना के पास आकर कहती है कि देखो मेरे ख्याल से 5 लोगों की जगह है। तो चिन्ना बात घुमाते हुए कहता है कि नहीं नहीं, सिर्फ 4 ही जगह बची हुई है, इसी का बंदोबस्त करना होगा आपको कि और जगह कैसे बनेगी। अब 4 लोग एक साथ तो नहीं मरेंगे, इसलिए आपके पास अभी समय है, पता लगाइए कि क्या बंदोबस्त किया जा सकता है। तो अपूर्वा कहती है काम करो, जितने भी लोग तुम्हारे ख्याल से लगता है ना कि मरने वाले हैं, उनकी एक लिस्ट मुझे ला कर दो, फिर देखती हूँ आगे क्या करना है। तो चिन्ना निकल पड़ता है गाँव में ऐसे लोगों की तलाश में जिनके दिन भर चुके हैं। ढूंढते ढूंढते उसे करीब 8 लोग मिल जाते हैं, उनमें से वो एक अपनी माँ का भी नाम लिखा देता है। तो अपूर्वा सभी गाँव वालों से कहती है 1 से 2 साल के अंदर करीब 8 लोगों के मरने की संभावना है, इसलिए अभी से किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि किसको कहाँ दफनाया जाएगा किसको नहीं। पर बाबू कहता है कि जगह तो तब भी 4 ही है ना, तो 8 लोगों को 4 में कैसे दफनाया जाएगा। अपूर्वा कहती है जो पहले मरेगा उसको पहले दफन कर दिया जाएगा। तो ये सुनकर बाबू कहता है कि चलो ठीक है, एक मेरे दादाजी की जगह फिक्स हो गई, बाकी के 3 अपना अपना इंतजाम कर लो। तो भीम कहता है एक जगह मेरे लिए होगी, मुझे भी इस गांव में दफन होना है, हमारा खानदान इसी गांव में पला बढ़ा है। तो अपूर्वा कहती है कि अभी थोड़ी ना मरने वाले हैं आप, आपको टाइम है। लेकिन भीम मानने को तैयार ही नहीं होता दोस्तों, कि मुझे कंफर्मेशन चाहिए कि अगर मैं मरूंगा तो यही मुझे दफन किया जाएगा, क्योंकि हमारे पूर्वजों में वो गुरु थे जिन्होंने दफनाने की परंपरा शुरू की थी, इसलिए मेरा हक पहले बनता है। इसके बाद तो मानो दोस्तों लोगों में आपसी झगड़ा शुरू हो जाता है कि मुझे चाहिए वो जगह, मुझे चाहिए। अब इस चीज से जब अपूर्वा परेशान होती है ना कि क्या करो, तो चिन्ना उसको आकर समझाता है कि वो और चिन्ना बचपन में एक साथ स्कूल में पढ़ा करते थे, पर पिता के मरने के बाद से ही चिन्ना ने जिम्मेदारियां उठा ली, इसीलिए वो पढ़ाई नहीं कर पाया। अपूर्वा कहती है क्या करूं मैं, लोग बिल्कुल पागल हो चुके हैं, मानो कि आज ही सब मरेंगे। तो चिन्ना कहता है कि देखो अपूर्वा, मुझे मेरी माँ के लिए भी एक जगह चाहिए, इस बात का ध्यान रखना खास। अपूर्वा कहता है लो यार तुम भी शुरू हो गए, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है। चिन्ना तो अपूर्वा को इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाता है कि मैं बचपन में तुम्हें अपना होमवर्क दिया करता था, कई बार तुम्हारी मदद की है मैंने, ये बात ध्यान में रखकर ही फैसला करना। अगले दिन अपूर्वा लॉटरी निकालती है, उन 4 जगहों के लिए जो लॉटरी जीतेगा उसे ही वो जगह मिलेगी, और सारे गांव वाले लॉटरी में हिस्सा ले लेते हैं। जिनके नाम लॉटरी में निकलते वो लोग एकदम खुश, ढोल नगाड़ों के साथ नाच गाना होता, और बाबू के दादा का भी नाम निकल जाता है दोस्तों, और आखिर नाम भीम का निकलता है। पर अपूर्वा चिन्ना की वजह से कहती है कि आखिर नाम चिन्ना की माँ का निकला है, इसलिए उन्हें जगह दी जाएगी। बाबू तो एकदम खुश था, उसके दोस्त उससे पार्टी मांगने लग जाते हैं। तो बाबू खुशी खुशी दोस्तों पूरे गांव वालों को दारू पार्टी करवाता है कि जब मैं मरूंगा तो मुझे यहाँ दफन होने का मौका मिल गया। ये गांव है कि क्या है दोस्तों, यहाँ लगता है अमीरी पैसे से नहीं, उसके कब्र पर लिखे पत्थर से पता चलती है। और पूरे गांव को पार्टी ऐसे वैसे नहीं दी जाती, तब दी जाती है जब अपनी कब्र पक्की हो जाए। बताओ यार। अब जैसे सभी गांव वालों को बाबू की मुफ्त दारू पार्टी के बारे में पता चलता है, सारे गांव वाले मुफ्त की दारू पीने पहुंच जाते हैं। लेकिन उन्हीं में एक बंदा होता है जिसको दारू पसंद नहीं होती, तो जहाँ जहाँ दारू बन रही थी वहाँ वो चला जाता है, और दारू के अंदर जो कचरा मिलता है ना, वो सब डालकर दारू को जहरीली बना देता है, और उस शराब को करीब 4 लोग पीते हैं। अब अगली सुबह अपूर्वा के दरवाजे पर जोर जोर से होती है दस्तक कि शराब पीने से 4 लोग मर गए। अब ये देखकर अपूर्वा और बाकी लोग जिन्होंने लॉटरी जीता था उनकी हालत खराब हो जाती है कि लॉटरी हमने जीती और मर कोई और गया है। और उनके मरने पर दोस्तों उनके परिवार से ज्यादा पूरा गांव रो रहा होता है कि ये तो मर गए, इनको जगह मिल गई, बताओ लेकिन हमारा क्या होगा हे भगवान। अब ये लोग अचानक मरे थे तो उन 4 को ही दफन कर दिया जाता है, जिसके बाद कब्रिस्तान में हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया जाता है। तो वहीं बाबू साइड में जा चुका था कि पार्टी देकर मैंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। पर भीम बड़ा खुश होता है कि अच्छा है लॉटरी तो हार गया, पर लॉटरी वाला सिस्टम किसी के काम नहीं आया। ऊपर से अब देखता हूँ अपूर्वा क्या समाधान निकालेगी, नहीं समाधान निकाल पाई तो मुखिया मैं बन जाऊंगा। इधर चिन्ना को परेशान देखकर उसकी माँ कहती है तू चिंता मत कर बेटा, मुझे पता है तू मेरे लिए कोई न कोई जगह का बंदोबस्त कर देगा। तो चिन्ना भी कहता है कि माँ तू सही कह रही है, मैं कुछ न कुछ कर ही लूंगा। फिर वो जाता है कब्रिस्तान, जहाँ एक और जगह थी दोस्तों दफन करने के लिए, और चिन्ना ने इसके बारे में किसी को नहीं बताया होता है ताकि उसकी माँ को ये जगह फिक्स हो जाए। वो लोग गरीब है ना, तो ऐसे तो कोई उसको जगह नहीं देता, इसीलिए उसने ये तरीका निकाला। अब अगले दिन अपूर्वा आस पड़ोस के गाँव जाती है ताकि वहाँ से मदद मांग सके, ताकि अगर कोई भी थोड़ी सी जमीन दे देगा तो वहाँ लोगों को दफन किया जा सकता है। अब एक गाँव वाले तो ये कहते हुए मना कर देते हैं कि हमारे यहाँ लोगों को जलाया जाता है, इसलिए हम दफन करने की जगह नहीं दे सकते। तो दूसरे गाँव वाले एक आध देने के बदले 1 लाख की डिमांड कर रहे होते हैं। हर गाँव वाले अपने अपने अलग बहाने बना
देते हैं। कहीं से कोई भी मदद नहीं मिलती, जिससे अपूर्वा उदास कि अब क्या करूं। इसीलिए मजबूरन उसको निराश होकर गांव वापस आना पड़ जाता है। पर गांव आते ही बाबू और उसके साथियों ने यह अफवाह फैला दी होती है कि बाबू के दादा मर गए। अब अपूर्वा के पास तो इस मुसीबत का हल नहीं है, तो उसको मुखिया के पद से इस्तीफा देना होगा। लेकिन कुछ अच्छे लोग अपूर्वा को बता देते हैं कि ये सब झूठ है, पर झूठ हो या सच, आज नहीं तो कल किसी न किसी को तो मरना ही होगा और अपूर्वा के पास इसका कोई भी हल नहीं है। इसीलिए वो फैसला करती है कि वो मुखिया का पद छोड़ देगी। पर उसकी माँ उससे कहती है, ऐसा नहीं करोगी तुम, इससे हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हमारे खानदान का हमेशा मुखिया बनता रहा है और हमेशा बनता रहेगा। इसलिए ना चाहते हुए भी अपूर्वा इस्तीफा देने के विचार को अपने मन से निकाल लेती है। अगले दिन दोस्तों अपूर्वा कब्रिस्तान आती है, जहाँ उसको एक पत्थर खाली मिलता है। उस पे किसी का भी नाम लिखा हुआ नहीं था। हर पत्थर पर मरने वाले का नाम लिखा होता है, लेकिन इस पर ना देखकर वह हैरान, क्योंकि असल में दोस्तों इसके अंदर किसी की भी कब्र नहीं है। यही वो जगह है जिसे चिन्ना ने अपनी माँ के लिए बचाया था। उस पे नकली कब्र बना दी उसने, ताकि किसी को शक ना हो। पर इस चीज से अपूर्वा को एक अच्छा आइडिया आता है। वो सारे गांव वालों से कहती है कि आज भी कई सारे ऐसे पत्थर रखे हुए हैं जिनके नाम मिट गए हैं, क्योंकि उनको मरे हुए करीब 100 साल से ज्यादा समय हो चुका है। इसीलिए हम ऐसे कब्र की लिस्ट बनाएंगे जिनको बहुत ज्यादा समय हो चुका है। ऐसी कब्र को खोदकर उनके कंकाल निकाले जाएंगे और पूरे रीति रिवाज के साथ दोबारा उन्हें एक बड़े से गड्ढे के अंदर रख दिया जाएगा और उसके बाद उनकी कब्र वाली जगह पर हम किसी दूसरे को दफना कर देंगे। ये सुनकर सारे गांव वाले खुश कि ये तो बढ़िया है, बढ़िया आइडिया निकाला पूर्वा ने। इसीलिए सभी परिवार वाले अपने अपने दादा परदादा की लिस्ट बनाने लग जाते हैं, जिनको काफी समय हो चुका है मरे हुए और पत्थरों से उनके नाम मिट गए हों। इस चीज से चिन्ना थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि उसने जो नकली कब्र बनाई थी उस पर भी नाम नहीं लिखा हुआ था। तो वो रात को चादर डालकर कब्रिस्तान आता है और चुपके से उस नकली कब्र के पत्थर पे नाम लिख कर आ जाता है। पर वहीं कब्रिस्तान में बैठकर दारू पी रहा एक शराबी उसको देख लेता है और जैसे वो टॉर्च मारता है तो चिन्ना घबरा कर चिल्लाता है। वो ओढ़ा था चादर और चादर के अंदर से उसको ऐसे चिल्लाते हुए देखकर वो शराबी उसे कोई आत्मा समझ लेता है कि कब्रिस्तान में आत्मा घुस रही है। वो पागल हो चुका था, इसलिए लोग उसे पंडित जी के पास लेके जाते हैं। तो वहीं कब्र खोदकर कंकाल को निकालने का काम होता है शुरू। एक आदमी पंडित जी को आकर इसके बारे में बताता भी है कि कब्र खोदकर कंकाल निकाले जा रहे हैं। तो पंडित कहता है कि इसका मतलब ये शराबी झूठ नहीं कह रहा। अगर किसी के भी कंकाल निकल जाते हैं तो उनकी आत्माएं भटकना शुरू हो जाएंगी, इसलिए ये काम बंद करना होगा। और ये जानकर भीम तो सीधे अपने पूर्वजों की कब्र के पत्थर पर पेंट लगा देता है कि अगर किसी ने इसमें से कंकाल निकाला तो मैं उस इंसान को मार दूंगा। और उसकी देखा देखी सारे गांव वाले अपने अपने पूर्वजों की कब्र पर पेंट लगाने लग जाते हैं, ताकि उनके भी पूर्वजों की कब्र ना खोली जा सके। बेचारी अपूर्वा ने तरीका तो निकाला, पर वो काम नहीं आया। सभी के पत्थर पर पेंट लग गया था, सिवाय चिन्ना के लगाए हुए नकली पत्थर पर। इसलिए वो रात को ही उस पत्थर पर पेंट लगा देता है। लेकिन दोस्तों अगले दिन जब बाबू ये देखता है ना, तो वो अपने आदमियों से कहता है कि ये पत्थर कल खाली था, किसी ने रात में चुपके से इस पे पेंट लगा दिया, इसलिए पता करो कि ये किसके पूर्वज की कब्र है। लगता है दोस्तों चिन्ना पूरी तरह फंसने वाला है। इधर अपूर्वा चिन्ना के पास आकर कहती है कि देख चिन्ना, मुझे तुझ पे शक हो रहा है कि कहीं तू ही तो वो इंसान नहीं है जिसने पत्थर पर चुपके से पेंट किया है। चिन्ना डर जाता है और डर के मारे वो सारी बातें उसे बता देता है कि हाँ, मैं ही वो नकली कब्र बनाने वाला हूँ। वो इसीलिए क्योंकि मुझे अपनी माँ को वो जगह फिक्स करनी है। उस कब्र के अंदर कोई नहीं है, खाली है। अपूर्वा तो गुस्सा हो जाती है कि कम से कम एक बार तो मुझसे पूछ लेना चाहिए था। लॉटरी में भी मैंने तुम्हारी माँ का नाम जानबूझकर लिया था। इतना मैं तुम्हारी माँ के लिए कर रही हूँ, लेकिन तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। बताओ, अगर गाँव वालों को पता चला ना, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। सुनकर चिन्ना डर जाता है कि मेरा क्या होगा। दूसरी तरफ भीम अपने पूर्वजों की हिस्ट्री निकालता है, जिससे उसको पता चलता है कि पहले के टाइम पर भीम का खानदान का ही मुखिया बना करता था। लेकिन कई साल पहले उसके खानदान का अगला मुखिया बनने वाला लड़का बहुत छोटा था, तो टेम्पररी तौर पर अपूर्वा के खानदान के आदमी को मुखिया बनाया गया और तभी से अपूर्वा के खानदान वाले मुखिया बनते आ रहे हैं, जबकि असल हकदार तो भीम है। ये जानकर भीम सीधे सीधे अपूर्वा को मुखिया के पद से हटा देता है, जिससे अपूर्वा को मानना भी पड़ता है। तभी पेड़ के ऊपर छुपा हुआ चिन्ना वो नकली कब्र वाला पत्थर लेकर नीचे गिर जाता है। उसने वो पत्थर निकाल दिया था ताकि किसी को पता ना चले कि वहाँ नकली कब्र है, लेकिन गाँव वाले अचानक से कब्रिस्तान में आ गए थे तो वो पेड़ में छुप गया था। इससे तो अब और बड़ी मुसीबत हो जाती है। सारे गांव वालों को पता चल जाता है कि चिन्ना ने ही नकली कब्र बनाई थी और अभी एक जगह खाली है। इसीलिए सारे गांव वाले मिलकर चिन्ना को बहुत मारते हैं। तो अपूर्वा उनको रोकने की कोशिश करती है, पर कोई नहीं सुनता। भीम कहता है कि एक बची हुई जगह के लिए बोली लगाई जाएगी, जिसकी बोली ज्यादा होगी उसको ही वो जगह मिलेगी। अब भीम को तो पता था कि सबसे अमीर वो खुद है, तो उसको ही वो जगह मिलेगी। पर तभी एक आदमी आकर चिन्ना से कहता है कि तेरी माँ का देहांत हो गया है। सुनकर चिन्ना भागते भागते घर आता है, जहाँ सच में उसकी माँ ने दम तोड़ दिया था। बेचारा चिन्ना वहीं फूट फूट कर रोता भी है। उनके जीते जी उसने जगह बनाकर रखी थी ताकि वहाँ पे अपनी माँ को दफन करेगा, लेकिन आज मरने के बाद उससे वो जगह भी छिन गई। चिन्ना अपनी मृत माँ के ऊपर लेप लगाने लगता है, जिसे लगाना भी उसकी माँ ने उसे सिखाया था। कैसे पार्थिव शरीर पर लेप लगाकर
लगाकर उसको दफनाते हैं। आज चिन्ना अपनी माँ पर ही वो लेप लगा रहा होता है। माँ के साथ बिताए हुए पल और उनसे किया हुआ वादा उसे याद आता है कि पेड़ के पास उसको दफनाना है, लेकिन दुर्भाग्य से अब कोई जगह बची ही नहीं है दफन करने के लिए, सिवाय वो एक जगह के जिस पे बोली लगी जा रही है। अगले दिन बोली होती है। भीम सबसे ज्यादा बोली लगाता है। बाबू भी अपने दादा के लिए बोली लगाता है, लेकिन भीम की बोली सबसे ज्यादा होती है तो सारे गाँव वाले मिलकर चिन्ना की माँ के लिए बोली लगाते हैं ताकि उनको वो जगह मिल सके, और अपनी सारी जमा पूंजी वो लगाने को तैयार होते हैं। पर तब भीम सीधे 1 लाख की बोली लगा देता है, और गांव में सभी गरीब थे, इसलिए सब के सब मिलाकर भी 1 लाख नहीं कर पाते, और वो जगह मिल जाती है भीम को ताकि मरने के बाद उसको यहाँ पर दफन किया जा सके। लेकिन हैरानी की बात यह है दोस्तों कि गांव वाले तब भी मुस्कुरा रहे होते हैं। अब इसके पीछे क्या वजह है ये तो आगे पता चलेगा। अब चिन्ना अपनी माँ को लेकर कब्रिस्तान आता है। भीम के लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं कि तुम अंदर नहीं जा सकते, पर चिन्ना अपनी माँ को एक खुले मैदान में लेके जाता है और वहाँ अपनी माँ को दफन करके उस पर एक पेड़ लगा देता है। वो पेड़ के नीचे तो दफन नहीं कर पाया तो उसने कब्र पर पेड़ लगा दिया ताकि हमेशा वो पेड़ साया बनकर उसके साथ रहे। इस चीज पर किसी भी गांव वाले को आपत्ति नहीं होती, क्योंकि कल रात को ही अपूर्वा ने सारे गांव वालों को बुलाया था, जहां वो उन सभी से कहती है कि मैं मुखिया तो नहीं रही, लेकिन इंसानियत के नाते कहना चाहती हूँ कि चिन्ना ने हम सब के घर वालों को दफनाने में मदद की है, और आज जब उसको जरूरत पड़ी है तो उसकी माँ के लिए जगह नहीं है, इसीलिए हम सभी एक साथ होंगे ताकि चिन्ना की माँ के लिए कुछ कर सके। तो अपूर्वा के कहने पर ही सारे गाँव वालों ने बोली लगाई एक साथ, पर कामयाबी नहीं मिली। चिन्ना कहता है कि मैंने पढ़ा है कि इस गाँव को 4 भाइयों ने बसाया था मिलकर, उनके ही परिवार से हम सभी आए हुए हैं, और देखा जाए तो इस गाँव के सारे लोग आपस में परिवार की तरह हुए, लेकिन तब भी 2 गज जमीन के लिए लड़ रहे हैं। ये सुनकर सारे गांव वाले चिन्ना के साथ हो जाते हैं, और अब जहां जहां पूर्वा गई थी जमीन मांगने के लिए, और उनमें से एक गांव वाले ने 1 लाख मांगे थे, तो वो उन पैसों से एक हॉस्पिटल बनाना चाहते थे, क्योंकि उनके गांव में लोग मर रहे थे, जिस वजह से उन्होंने अपूर्वा से पैसे मांगे थे। इसीलिए अपूर्वा भीम से मिले पैसे उनको दे देती है, और यही अपूर्वा और गांव वालों की चाल थी ताकि उस जमीन के लिए भीम 1 लाख की बोली लगा दे, और ऐसा ही हुआ। वो गांव वालों की चाल को समझ नहीं पाया और 1 लाख की बोली लगा दी उसने। तभी तो दोस्तों गांव वाले हारने के बाद भी मुस्कुरा रहे थे। अब अपूर्वा से पैसे लेकर वो गांव वाले उनको 1 एकड़ जमीन दे देते हैं कब्रिस्तान के लिए, इसलिए वहां पे कब्रिस्तान बना दिया जाता है जहां पहले चिन्ना की माँ की कब्र बनती है, क्योंकि यही वो जगह थी जहां चिन्ना ने अपनी माँ को दफनाया था। अब आइंदा जो भी अपूर्वा के गाँव में मरेगा उसको वहीं दफनाया जाएगा। अपूर्वा की काबिलियत दोस्तों बड़ी लाजवाब थी, उसने जो मुखिया है बेवकूफ बना दिया उसको। इसी के साथ होती है मूवी यहाँ पे खत्म। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी, मतलब बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट था। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।